आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है वसुंधरा, जिसमें हम फिक्र करते हैं प्रकृति की, हम फिक्र करते हैं जल, जंगल, जमीन की, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन तभी बचेगा जब इन सब का संतुलन होगा। तभी रहीम जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। इन तीनों की आवश्यकता है, क्योंकि आंखों में भी पानी बचना चाहिए और पीने के लिए, जीने के लिए और जीव जंतुओं के लिए और जल, जंगल, जमीन के लिए सब जगह पानी की ज़रूरत है और चूने को भी पानी की ज़रूरत है और इनके बिना इनका काम नहीं होगा। हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है और इस संकट पर चिंतन, मंथन, मनन और बुनियादी काम करना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की, क्योंकि पूरी दुनिया ये मान के चल रही है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। इसलिए वसुंधरा में आज 5 तत्वों में से एक पानी की बात, और वो भी डॉक्टर हीरालाल के साथ, जो कि वरिष्ठ IAS हैं और अभी नेशनल हेल्थ मिशन में आप महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, एडिशनल मिशन डायरेक्टर की भूमिका में। और इससे पहले आप जिलाधिकारी रहे बांदा में, और उससे पहले अलग अलग भूमिकाओं में बतौर CDO भी आपने काम किया अलग अलग जगहों पर। और उन सब अनुभवों की बुनियाद पर आपने पानी के संरक्षण, उसके उपयोग और साथ में उसके बारे में व्यापक समझ और सामुदायिक सहभागिता के लिए प्रयास किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। पानी कितना बड़ा संकट है? पानी बहुत बड़ा संकट है और अभी ने इस संकट को आपने एक लाइन में कह दिया। और ये मतलब विजिबल है, सबको पता है कि अगला विश्व युद्ध कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा और उसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। क्या आप अगर पेपर सुबह उठा के पढ़ लीजिए या ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे देखिए तो कई दूसरे देशों में कि पानी का संकट है और पानी नहीं मिल रहा है और 20 फ्लोर के लोग बाल्टी लगा के लगे हैं। हमारे ही आप अपने सोसाइटी में अक्सर देखते हैं। हाँ, आप अपने ही कंट्री में देखिए तो पानी का संकट है और इसने अपना विकराल रूप धारण करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और ये बहुत क्रूशियल टाइम है कि हम सभी को जाग जाना चाहिए और इसके समस्या के समाधान में सबको लग जाना चाहिए। सबसे पहले बात समस्या की कि समस्या कितनी बड़ी है और क्यों हो रही है समस्या, फिर हम बात करेंगे समाधान की, क्योंकि हीरालाल जी ने कई सारे प्रयोग किए हैं, उनके परिणाम आपको मिले हैं। और उन मॉडल्स को ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़्यादा मन की, ज़्यादा योग की, ज़्यादा विचार की, ज़्यादा भागीदारी की ज़रूरत है और वो सब बिना खर्चे के हो सकता है और यही काम हमें करना है। इसलिए आज हीरालाल जी हमारे स्टूडियो में हैं, उस पर भी बात करें कि समस्या किन लोगों के कारण है, किन गतिविधियों के कारण है, किस तरह के अवधारणा के कारण है, समस्या के मुख्य कारण क्या क्या है। देखिए, समस्या का मुख्य कारण ये है कि हम जल का संरक्षण नहीं करते और दोहन बहुत कर रहे हैं। संरक्षण नहीं करते पहली बात, और मिसयूज करते हैं। मैं तो उसको मिसयूज कहूंगा। पानी बचाना चाहिए तो पहला तो वो नहीं करते हैं। अब घड़े में पानी जब डालोगे, मान लीजिए पृथ्वी एक घड़ा है, उसमें आपने पानी बचाने का मतलब कि वो घड़े में पानी डालना, तो वो तो करते नहीं आप। अब घड़े में जितना पानी है तो जितनी ज़रूरत है उसको किफ़ायती तरीके से यूज करिए। वो नहीं करते हैं, मिसयूज करते हैं। 1 बाल्टी में नहा सकते हैं, 5 बाल्टी नहाएंगे, गाड़ी धुलेंगे, रोड धुलते हैं, तो मिसयूज भी हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो पानी की समस्या का जो सीरियसनेस है, जो जानकारी आम जनता को होना चाहिए, वो नहीं है, जो मेरा मानना है, जो मैंने आम जनता में देखा है। अगर आप किसी आदमी से, अभी मैं आप ही से पूछूं, जरा पानी के उपयोग बताओ, पानी हमारे लिए क्या कैसे फायदेमंद है, कितने तरीके से, तो आप 5 फायदे से ज़्यादा नहीं गिना पाएंगे। ज़्यादा बहुत विद्वान होगा 10 फायदा गिना पाएगा। और पानी हमें लाखों तरीके से, 5-10 नहीं, लाखों तरीके से फायदा पहुंचाता है। तो जो चीज़ हमें लाखों तरीके से, हजारों, लाख छोड़ दीजिए, 1000 मान लीजिए, हजारों तरीके से फायदा पहुंचा सकता है और हमें 5 और 10 फायदा मालूम है, जागरूकता की कमी। हाँ, तो जागरूकता कमी हमारे लिए वो इग्नोरेंस में है, हमारे लिए वो बहुत महत्वहीन हो गया। तो हीरालाल जी, एक बड़ा सवाल यहाँ भी आती है कि जब हम पूरे देश में, अगर हम आज 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, पूरे देश में बहुत जागरूकता के लिए बहुत तरह के अभियान चले, बहुत तरह के काम हुए, बहुत तरह की योजनाएं चली, क्या कारण है कि लोग जागरूक नहीं होते? हाँ, इसका मतलब कि जो जागरूकता करने का तरीका है, जो उसका कंटेंट है, ये दोनों इफेक्टिव नहीं है। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और फेल हो रहे हैं या नंबर अच्छा नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब कि पढ़ाई में कुछ गड़बड़ है। तो आपने जो जागरूकता किया, उसके स्टाइल को और उसके कंटेंट को बदलने की जरूरत है। मैंने जो जागरूकता किया, मैं तो कामयाब रहा।
बिल्कुल, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक तथ्य जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया ने इस पे जो शोध किया है वो पाया है कि शहरी क्षेत्र की जो आबादी है वो सबसे अत्यधिक मिसयूज़ करती है पानी का, और उसका स्तर इतना ज़्यादा है कि उनकी द्वारा जो पानी का संकट है वो आज पूरी दुनिया में तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी पानी के संकट से रूबरू हो रही है, उससे दो चार हो रही है और मुश्किलों में है। और अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो 2050 तक ये जो आबादी जो पानी से संकट से जूझ रही है, इसकी तादाद 2200 करोड़ 300 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है, और ये संकट इतना बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसके बारे में फिक्रमंद हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं इसके समाधान की। तो समाधान से पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि शहर का जो मध्यम वर्ग तबका है, उच्च मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा दोहन करता है, और उसके दोहन का स्तर ये है कि प्रतिदिन औसतन 2161 लीटर तक का पानी वो इस्तेमाल कर रहा है। ये जो अलग अलग सर्वेज हुए हैं उनके आंकड़ों से ये मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ। और जो आम आदमी, गरीब आदमी है, जो अपने पानी का इस्तेमाल कम कर रहा है, उसकी औसतन खपत 150 से 175 लीटर प्रतिदिन की है। तो आप देखें कितना बड़ा अंतर है। और ये सब किस काम में हो रहा है? लीजर में, ऐशो आराम में, अपने जीवन शैली के बहुत भव्य प्रदर्शन में, जो आपने जिक्र किया कि गाड़ियों को धोने में, घर के धुलाई में, सड़कों की धुलाई में इतना ज़्यादा वेस्टेज है, स्विमिंग पूल में, बाथ टब में लापरवाह तौर तरीकों के कारण वेस्टेज है, पानी का हर जगह अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है और इससे संकट पैदा हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, ये लोग जो सबसे ज़्यादा दोहन करते हैं, ये न जागरूक हैं, न ये इसमें भागीदार हैं, न इसके संरक्षण में काम करते हैं। पक्के मकानों का पानी भी वेस्ट हो रहा है, उनको भी जल संचयन में इस्तेमाल नहीं करते, और खुली ज़मीन सबसे कम रखते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आजकल तो एक नया फैशन आ गया, आर्टिफिशियल पेड़ भी लगाने लगे हैं लोग, तो न उससे ऑक्सीजन मिलेगी। सबसे ज़्यादा दोहन करने वाले उसका उपयोग, उसके सुधार में भागीदार नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इस संकट के समाधान के महत्वपूर्ण तौर तरीकों की, क्योंकि डॉक्टर हीरालाल जी ने बतौर जिलाधिकारी रहते बहुत से प्रयोग बांदा में किए और वहाँ पर वो सफल भी हुए, जिनका एक संकलन आपने अपनी पुस्तक डायनेमिक डीएम में किया है, और उससे भी हम बहुत से तथ्य उठाएंगे और बात करेंगे। हीरालाल जी, जब आप इस संकट को सोचते हैं, जब आपने सोचा, तब आपको ये इसके लिए पहल करने की किस तरह की अवधारणा आपने विकसित की? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई समस्या है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो तुरंत दवाई तो नहीं देता, नहीं। कि लो दवाई लो, खाओ, जाओ, तुरंत तो दवाई नहीं लिखता बिल्कुल। है। वो पहले डायग्नोस करता है। हाँ, पहले वो 5-6 जगह कहेगा कि यहाँ जाओ खून की जांच कराओ, यहाँ जाओ पेशाब की जांच कराओ, यहाँ जाओ बलगम की जांच कराओ, यहाँ जाओ नाखून में जांच कराता है। जांच के बाद वो फिर दवाई लिखता है, देखता है बीमारी कौन है। यही काम मैंने किया। हमने वहाँ जा करके वहाँ के अधिकारी से बात नहीं किया, क्योंकि अधिकारी तो 75 साल से 70 साल से कर रहे हैं, तो पानी का तल रोक नहीं पाए, तो नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब उनकी जो डॉक्टरी है बहुत कारगर नहीं है, या जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाए। तो हमने फिर सोचा, देखिए हम देसी तरीके में गए। हम वहाँ के जो पानी के लोग थे, पुराने लोग, पत्रकार, जो पानी के से जुड़े हुए लोग थे, मैं उनके साथ बैठा। जैसे वहाँ जो है कुमार शंकर पांडे जी थे, इस बार उनको पद्मश्री मिला, उनको बुलवाया, क्या किया जाए। वहाँ एक जो है भाई हैं, वो खेत तालाब का प्रोग्राम चलाते हैं, उनको बुलाया कि भाई क्या करते हो। बहुत सारे पत्रकार जो बात करते थे पानी पे, उनको बुलाया। वहाँ जो विशेषज्ञ थे उनको बुलाया। जो लोग पानी में रुचि रखते, इन सब से हमने पूछा। तो उन्होंने कहा, साहब ये पानी की समस्या। हमने कहा, अच्छा बताइए, पहले पानी की समस्या ज़्यादा थी, अब है? कहने लगे, अब ज़्यादा है, पहले कम थी। तो हमने कहा, कैसे कम थी? कहीं साहब हम लोग कुआं तालाब पानी से पीते थे, तो हमारी समस्या नहीं थी। तो अब क्या हो रहा, कई लोग साहब तो कुआं तालाब नदी किनारे जाते नहीं है, कुआं तालाब भूल गए हैं, तो कब्जा कर रहे हैं, पाटे दे रहे हैं। तो समस्या ये है कि अगर कुआं तालाब नदी मिल जाए तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। तो हमने कुआं तालाब नदी जियाओ अभियान चलाया और उनको ठीक करने लगा। और आम जनता जो कुआं तालाब नदी को भूल गई थी, वो कैसे याद करे, कैसे कनेक्ट करे दोबारा, कैसे उनसे प्यार करे, कैसे उनको से अपनी रिश्तेदारी बढ़ाए, इस पर सोचना शुरू किया। 18-20 प्रोग्राम किए और धीरे धीरे जनता कुआं तालाब नदी से जुड़ने लगी, प्रेम करने लगी और उसकी देखरेख करने लगी, और कुआं तालाब उन्हें पानी देने लगा। समस्या का समाधान हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। कुआं, तालाब और नदी,
इन सबको जियाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जल संरक्षण का काम करते हैं, जल संचयन का काम करते हैं, और इसमें ज़्यादातर प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं, जो बारिश का पानी है उसका संचित होता है, और उससे हमारी वाटर बॉडी का पानी बढ़ता है और हमारा खतरा घटता है, और ये करना ज़रूरी है। लेकिन हमारे अत्यधिक लोभ के कारण हमने कुओं को पाट दिया और उसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको बंद कर दिया। तालाबों पर कब्जे की ऐसी होड़ लगी हुई है कि आज हज़ारों तालाब हर शहर में कब्जे के शिकार हुए हैं, उनमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गईं, और ये लोभ बहुत बड़े खतरे को दावत देता जा रहा है। जबकि जो एनजीटी की गाइडलाइंस हैं, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो जीने के लिए एक मूल अधिकार के तौर पर संपूर्ण सृष्टि के जीवों का अधिकार हैं, और उस पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, और सरकार भी उसकी कस्टोडियन है, यानी रक्षक है। सरकार भी किसी नीति के तहत उस पर कब्जा नहीं कर सकती या उस पर निर्माण नहीं कर सकती। बाद के समय में उसमें थोड़े संशोधन किए गए, और ये ज़रूर किया गया कि बहुत आवश्यक होने पर, जब कोई रास्ता न मिले, तब यदि आप किसी तालाब या कुएं या ऐसी किसी वाटर बॉडी का उपयोग सड़क के निर्माण में कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले उससे बड़े क्षेत्र का आप जीवित करें, और साथ में वहाँ पर उस तरह की बॉडी विकसित करें, और उसके जो फाइन है लगा करके, और उससे वहाँ पर पूरा प्राकृतिक अवधारणा को विकसित करें, और इसकी डॉक्यूमेंट को एनजीटी में सबमिट करें, तब आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन कम इसका अनुपालन हो पा रहा है, और जो इसके कस्टोडियन हैं वो गुनाह की सूची में सर्वोच्च स्थान पर हैं। उसमें सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार। मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। सरकार का प्रयास है कि लोग जागें, लेकिन तंत्र जो व्यवस्था है उसमें कई लोग अपनी भूमिकाओं का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह एक भूजल सेना, चूंकि आप जिलाधिकारी रहे हैं, भूजल सेना की व्यवस्था सभी जनपदों में की गई है, ताकि भूगर्भ जल के संरक्षण के लिए जन भागीदारी को करा सकें। डॉक्टर साहब, ये जो नीतियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको जन भागीदारी बहुत कम हो पाती है। आपने एक जिलाधिकारी की भूमिका में कुछ प्रयास किए हैं, तो क्या कारण है कि उसमें भागीदारी हुई, और क्या कारण है कि भागीदारी नहीं हो पाती? हाँ, देखिए ऐसा है कि जब आप एक अधिकारी बन के, जैसे बहुत सारे विभाग हैं, माइनर इरिगेशन है, सिंचाई विभाग है, और भूमि संरक्षण विभाग है, पानी को बचाने के लिए बहुत सारे विभाग हैं जिनका काम ही यही है कि ये जल निगम है, ये सब क्या करते हैं, आम जनता में बतौर अधिकारी जाते हैं, ठीक है, और जा करके ये कर लो, ऐसे कर लो, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। इन्होंने अपना फरमान जारी किया, तो भैया आम जनता तुम्हारी कोई जो है बधुआ मजदूर तो है नहीं, ना तुम्हारी गुलाम है क्या कि तुम्हारी हर फरमान को मानेगी। जब एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने आदेशों को नहीं मानता है, तो आम जनता है। तो मैंने जो मेरे समझ में है, जो मेरे सफलता का राज है, कि सरकार और समाज के बीच कनेक्ट नहीं है, एक गैप है। बहुत महत्वपूर्ण बात, सरकार और समाज के बीच में कनेक्ट, यानी आपसी समन्वय, आपसी समझ, आपसी सहभागिता और आपसी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, तो हमने इसको ठीक किया। सरकार तो है ही है, हम तो सरकार को रिप्रेजेंट ही करते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ एज ए डीएम रहता हूँ, तो मैं अपने अधिकारी से कहता हूँ, भाई मैं आपकी तरफ नहीं हूँ, मैं समाज की तरफ हूँ, मैं जनता की तरफ हूँ। बस हमने पाला बदल लिया। अब क्या हुआ कि जब जनता ने अपने पाले में जिलाधिकारी को पा गया, तो उसे सक्रियता आ जाती है, और नकारात्मकता सकारात्मकता बदल जाती है, और धीरे धीरे वो गैप खत्म हो जाता है। ये मेरा बहुत सिंपल फार्मूला। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को वो सभी जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी समझें। और जब मैं तंत्र की कमी बताता हूं, तो ऐसा नहीं है कि समाज की कमी नहीं है, क्योंकि समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका कस्टोडियन है, मालिक है पूरे देश का, और उसके कारण ये लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाती है और संचालन करती है। तो बराबर भागीदारी नहीं होगी तो समस्या का समाधान नहीं होगा, दोषारोपण इसका समाधान कतई नहीं हो सकता। हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उस दिशा में काम करें। आपने बांदा में प्रयोग किया, वो प्रयोग जो है वो कुआं, नदी, तालाब जियाओ अभियान चलाया। क्या प्रयोग किया, और कितने कुएं, नदी, तालाब पुनर्जीवित हुए, कैसे कैसे उसके परिणाम मिले? देखिए, मैं नदी से चलता हूँ। जैसे नदी, वहाँ 3 नदी हैं, केन, यमुना और गंगा भी बहती है। तो जो केन नदी है वो वहाँ की लाइफ लाइन कही जाती है, क्योंकि वहाँ जो सिंचाई के लिए जो कैनाल बने हुए हैं, उसमें पानी केन नदी से उठा के डाला जाता है। तो केन नदी हुई, तो हमने केन आरती शुरू करा दी। आरती? हाँ, केन आरती वीकली एक दिन, जिससे केन जो नदी है वो सबके जहन में उस आरती के माध्यम से घुस जाए कि ये केन क्या है, नदी क्या, सब भूल गए थे। उसके किनारे जाना, वहाँ पूजा करना, उसके महत्व को समझना, वहाँ पर डे हर सब वीकली लेक्चर होता था। इसी तरह से जो अन्य 2 नदी थी, वो आकर के जहाँ मिलती थी वहाँ भी हमने यही प्रोग्राम शुरू करा दिया। और इन नदियों पे 130 गांव, नदी बहती है तो उसके किनारे गांव होते हैं,
इसकी सूची बनवाई, 130 गांव मिले। उन 130 गांव में हमने बैठक की और वहाँ गांव वाले लोगों को समझाया कि ये ना तुम इसमें कूड़ा फेंकोगे, ना गंदा पानी बहाओगे, ना लाश फेंकोगे, ना मुर्दा, कुछ नहीं। ये नहीं कि जानवर मर गए तो फेंक दिया। इसके लिए हमने अभियान चलाया। तो लोगों के समझ में आया, उन्होंने गंगा को मतलब गंदगी फेंकना बंद किया। बहुत सिंपल है। तो स्वच्छता भी हुई, स्वच्छता भी आया, इस तरह से। तो नदी से हमने लोगों को जोड़ा और उनको समझाया इसकी गंदगी मत करो, इसमें गंदा ना करो। अब आइए कुआं तालाब की बात जहाँ तक, तो कुएं की गणना कराई तो 7800 कुएं मिले हमें, ठीक है, जो भी थे। तो उस पर मतलब दीपावली पे कराना, ऐसे डिफरेंट तरीके से कुएं पर हम प्रोग्राम करते थे और उनको ठीक किया गया। हाँ, और उनको ठीक कराने का अभियान चलाया गया। जो शहर में थे नगर पालिका से ठीक कराया, जो गांव में थे उसको गांव के फंड से ठीक कराया, श्रमदान से कराया और इसको प्रायोरिटी पे लिया। लोगों को पानी की समस्या तो है। अब वहाँ जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो पानी को छोड़ के किसी दूसरे मत पे खर्च करते थे। अब उसके पीछे रीजन बहुत ओबियस होता है, कोई न कोई हिडन एजेंडा होता होगा, इसलिए करते हैं। हमने एज ए डीएम कहा कि ये प्रायोरिटी है, पहले पानी नहीं रहेगा तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, तो पहले पानी पे खर्च करो, फिर बचे रोड और ये सब खड़ंजा पे जाओ आप। तो जब वो देखा कि एक डीएम साहब, अच्छा मेरी बात तो वाजिब है, आम जनता इसको जानती, वो भी जानते हैं, तो सब लोग जो इधर उधर फंड को ले जाते थे, खड़ंजा पड़ंजा ये सब, वो पानी पे खर्च होने लगा। कुएं की सफाई, कुएं की रंगाई, कुएं का पुनर्जीवन। इसी तरह से अब आप तालाब पे आइए। तालाब करीब 2200 तालाब की गणना कराई तो 2200 तालाब तो थे सरकारी और इतने प्राइवेट तालाब थे। तो तालाब पे, सरकारी तालाब की खुदाई सफाई, जो हमारे विभागीय बजट थे उसको मैं मॉनिटर करने लगा। तो उसमें जो सरकारी गड़बड़ी होती थी वो रुक गया। दूसरा वहाँ एक स्कीम आया था, अपना खेत तालाब स्कीम। अपना खेत तालाब स्कीम थी, वो सिंचाई विभाग का था, जिसमें सरकार उन्हें अनुदान देती थी। हाँ, अपने खेत में तालाब बनाने के लिए। अपने खेत में तालाब खोद लो तो जो खर्चा आएगा वो सरकार दे देगी। बहुत सुंदर। तो उसका मैंने ज़्यादा संख्या मंगा के कोटा और उसको अभियान चला के खुदवा दिया। तो नए तालाब खुद गए, उसमें पानी इकट्ठा हो गया। पुराने तालाब को सफाई कर दी तो उसमें जो पानी कम इकट्ठा होता था ज़्यादा हो गया। तालाबों के किनारे जो है पेड़ पौधे लगवा दिए, पेड़ जियाओ अभियान के तहत, वाष्पीकरण कम होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो तीनों रिसोर्स थे, अब बात है ये किसने किया? हमने नहीं किया, आम जनता ने किया। एक माहौल पैदा हो गया, एक लोगों में एक जोश पैदा हो गया कि ये जो बाधा की 50 साल की पानी की समस्या है ये खत्म कर देंगे ये डीएम साहब, इनके साथ जुड़ो, ये सही मन से, सही सोच से वास्तव में काम कर रहे हैं, इस समस्या के समाधान को करना चाहते हैं। ये तो समाधान हमें मिल रहा है, उनका क्या हो तो ट्रांसफर होके चले जाए। तो उन्होंने हमारे उस मन को पढ़ा, और हमारे मन को कैसे पढ़ा? हमारे बात से, हमारे मेहनत से, हमारे काम करने के तरीके से, हमारी स्टाइल से। और आपने उनको पानी को खजाना बता दिया। यस। कैसे तो समझाया लोगों को? हाँ, मैं उसको समझाने के मेरे तरीके देसी देहाती थे, वही मेरी जीत का कारण था। मैं उनसे कहता था, बताइए आप रहते हो तो कहाँ रहते हो? घर में रहते हो? तो हमने कहा बताइए पानी का घर कहाँ है? पानी का घर कहाँ है? तो कहीं साहब कुआं तालाब पानी कहाँ? हम पूछते ऐसे बहुत, पानी कहाँ रहता है? हम कहा आप कहाँ रहते हो? तो हमारे मकान में रहते हैं। कैसे मकान में रहते हो? खपड़ैल में, छप्पर में, पक्का में। तो हमने कहा पानी कहाँ रहता है? तो कहीं साहब कुआं तालाब नदी में। तो जैसे हम खपड़ैल और छप्पर कहते हैं, ऐसे कुआं तालाब नदी को खपड़ैल छप्पर मान लो। तो हमने कहा अगर आपने कुआं तालाब नदी पे कब्जा कर लिया या उसके घर को ध्वस्त कर दिया तो इसका मतलब कि आप जबरदस्ती पानी के घर पे कब्जा कर रहे हो, आप गुंडा हैं, अन्याय कर रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं। हमने उसको इस तरीके से समझाया तो लोगों ने तो कहा कि जो पानी हमें जिंदा रखता है हम उसी का घर उजाड़ दिए, कब्जा कर लिए और मार डाले। ये बात उनको अपील की। तो लोग को समझाने में मेरा ये पानी का घर क्या है, कुआं तालाब नदी पानी कहाँ रहता है, ये काम आया क्योंकि ये उनकी भाषा में था। दूसरा, मैं एक सेंटेंस मतलब एक 3-4 लाइन का एक प्रोवर्बियल पैराग्राफ बोलता था हर भाषण में कि कुआं तालाब नदी मौके पर खोदो, सफाई करो, मरम्मत करो ना करो, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मुझे बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लोगों के दिल, दिमाग, सोच, खून में कुआं तालाब नदी खोदना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। इसका एक आशय था मेरा कि एक बार लोगों के दिल, दिमाग, सोच, खून, शरीर में कुआं तालाब
खोदने का मतलब बस जाना, उसके सोच में आने लगा नहीं कुआं होना चाहिए, नदी होना चाहिए, साफ रहना चाहिए, इसके बिना हमारा जिंदगी, मतलब मेरा आशय खोदने का ये जागरूकता था। से था। हाँ, तो जब अगर एक बार ये दिल दिमाग सोच में आ जाएगा तो फिजिकली खोदेगा ही। बिल्कुल। लोग फिजिकली की बात करते हैं, मेंटली बात करते नहीं। हमने उल्टा किया, हमने मेंटली बात की तो फिजिकली होना ही था। तो ये कुछ जो तरीके थे इसको मैंने अपनाया। दूसरी बात, जब मैं पानी पे बात करता तो मैंने एक टोपी बनवा लिया था 5 रुपए की, और उस पर लिखा था जल ही जीवन है। और जब डीएम टोपी पहन के घूम रहा, जैसे वो स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी टोपी एक सिंबल बन गया, तो हमारा पानी का सिंबल वो हरा टोपी, वही पानी वाले कलर में हमने टोपी। हम जब कोई बैठक करते थे तो 5 रुपया की टोपी थी, तो वहाँ अगर 100 लोग हैं तो 100 टोपी पहने, तो एक माहौल बनता था। वो अपने आप लोगों से कहता था पानी बचाओ, पानी पे काम करो। तो हमने एक टोपी, पानी का टोपी 5 रुपया वाला ले करके उस टोपी से लोगों के दिलों और दिमाग में पानी की जागरूकता घुसेड़ दी। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जन भागीदारी के बिना इस संकट से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां भूगर्भ जल 2 किलोमीटर से भी नीचे जा चुका है या समाप्त हो चुका है, वो अब आदमी की रीच में नहीं है। चेन्नई शहर भी उसी में से एक है। और इस तरह अब भारत के बहुत से शहरों में भूगर्भ जल लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, और अगर ये स्थिति रही तो शायद हमको पीने के पानी के लिए भी संकट से सामना करना पड़ेगा। और अगर हम इस बात के लिए खुशफहमी के शिकार हैं कि हमको तो बोतल बंद पानी मिल जाता है, तो ये बोतल बंद पानी भी भूगर्भ जल के अवशोषण से मिलता है आपको। और अगर भूगर्भ जल नहीं रहेगा तो ये पानी भी दुर्लभ हो जाएगा, और पानी इतना महंगा हो जाएगा कि आप कमा कर भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हीरालाल जी ने प्रयास किया, वैसा प्रयास हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में होना जरूरी है। हर जनपद को इसमें भागीदार होना जरूरी है। तो भूजल सेना के जिम्मेदार साथियों को भी जागना जरूरी है, व्यवस्था के लोगों को भी जागना जरूरी है। और ये हर रोज का काम है, किसी दिवस, किसी विशेष दिन या किसी विशेष समय के लिए नहीं, बल्कि हर दिन इस पर काम करने की जरूरत है। और जब हम ऐसा काम करेंगे तो हम इसमें ज्यादा लाभ, ज्यादा परिणाम, ज्यादा सहभागिता हासिल कर पाएंगे। आपने इसमें बहुत से मनोरंजक कार्यक्रम और राजू श्रीवास्तव को भी जोड़ा। यस। ये मनोरंजन का पानी से क्या रिश्ता? यस, देखिए, अगर किसी से काम लेना है, किसी को समझाना है, किसी को पटाना है, हम उसको बहुत सरल भाषा में पटाना बोलते हैं जी। तो अगर किसी से काम लेना है, किसी को समझाना है, किसी को पटाना है, तो उसे हंसा हंसा के करना होगा। और राजीव जी हमारे जो हैं, जो नहीं है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और खूब मेहनत की। उनको पूरे दिन मैंने खूब इसी में, तो अब बहुत बड़ा एक, क्योंकि वो अट्रैक्टिव आदमी थे ही, उनसे आदमी अट्रैक्ट होता था, तो पानी पे हमने उनका जो है प्रस्तुतिकरण पूरा कराया। और उन्होंने पानी को ले करके खूब लोगों को हंसाया, और पानी हंसाते हंसाते पानी बचाओ, पानी को बर्बाद ना करो, लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया। तो उन्होंने जो पानी कंजर्वेशन, पानी का मिसयूज कैसे ना हो, ये जो आइडिया घुसेड़ा, वो हंसा के घुसेड़ा। क्योंकि कोई चीज कारगर तभी है जब उसको हंसा के और एक अच्छे वातावरण में समझाओ। ये मेरी मंशा थी। सरल, सहज और समझ में आने की स्थिति में लाना होगा, और ये सब समझ आपके घर से शुरू होनी चाहिए। हर व्यक्ति अगर अपने घर में इसके संरक्षण पे काम करे, तो अगर आपका एक एक गिलास पानी भी वेस्ट हो रहा है तो आप उसे बचा सकते हैं। आप अपने घरों में आसपास जो खाली जगह हैं वहाँ पर ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो जो तापमान है वो भी कम होगा, और इससे जो पेड़ पौधे हैं वो बचेंगे। पेड़ पौधे बचेंगे तो अवशोषण बढ़ेगा धरती में पानी का, और वो सब होगा तो भूगर्भ जल संचित होगा। अभी हम कंक्रीट के जंगलों का समर्थन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का समर्थन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। इन्हें घटाना होगा ताकि हम जो पानी की ज़रूरतें हैं उनको भी घटाएं, और जितनी भी ज़रूरत है उसका समुचित संतुलित उपयोग करें। अगर ऐसा करेंगे तो परिणाम हमें बेहतर मिलेंगे, और जो बड़े खतरे हैं उससे हमें जूझना नहीं होगा, और आने वाली पीढ़ी की फिक्र भी हमें करनी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, संचित करते हैं, धन भी संचित करते हैं, व्यवस्थाएं भी करते हैं, ताकि उनको जीवन में संकट का सामना न करना पड़े। तो टेक अवेज के तौर पर हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि हीरालाल जी बताएं कि लोग हर स्तर पर, चाहे वो व्यवस्था के लोग हों, चाहे वो समाज के लोग हों, विद्यालय हों, महाविश्वविद्यालय हों, या ऐसे और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो क्या क्या स्टेप लें? देखिए, मेरा तो ये मानना है, हर व्यक्ति जितना ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन पेड़ से मतलब, तो उतना आप पेड़ लगा दो। जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन जितने पेड़ से, 2 पेड़ से 3 पेड़ से, उतना पेड़ लगाइए। और जितना पानी आप पीते हो पूरे साल में, उतना पानी आप बचाइए। अब पानी आपको कब बचाने को मिलेगा? बरसात में।
तो आप बचा तो बरसात में ही सकते हो, और बरसात के अलावा मिसयूज करके आप बचा सकते हो, मिसयूज को रोक के बचा सकते हो। तो हर आदमी जितना पानी पीता है या यूज करता है पूरे वर्ष में, उतना उसे बचाना चाहिए, चाहे वो वर्षा जल को संरक्षित करके बचाए या मिसयूज रोक के बचाए। ये हर आदमी को ये है। अभी आपने एक बात बहुत बढ़िया कही कि हम अपने बच्चों के लिए मकान बना देते हैं, ज़मीन खरीद के देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं। अब हमें अपने बच्चों के लिए पेड़ भी विरासत में देना चाहिए क्या, और वाटर बैलेंस भी और देना पानी भी देना चाहिए। इसका खाता खोलना होगा यस, कि आपने हर साल कितने पेड़ लगाए, आपके खाते में दर्ज होना चाहिए। और अपने बच्चों को लिख करके जाएं कि देखो ये मैंने लगाया है, आपके अब लिए आगे तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसे बचाना है। और लगाना। हाँ, इतना ही तुमको भी लगाना है। इसी तरह पानी भी जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बचाना है। अब इसमें एक दुश्वारी आती है, जो वाटर रिचार्जिंग की जो तरीके हैं वो काफ़ी आधुनिक हो चुके हैं और अब उसमें लोगों की जागृति तक पहुँच बढ़ी है, लेकिन अभी इस पर अमल कम हुआ है। तो ये जो वाटर रिचार्ज है, भूगर्भ जल के संचयन का काम करना है, इसके लिए अमूमन लोग लापरवाह रहते हैं, जैसे अपने जीवन के लिए लापरवाह रहते हैं। अब ये देखने में आ रहा है भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग खाने पर कम समय दे रहे हैं, बाकी सारे काम में सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो ये जो हमारी जीवन शैली जनित समस्याएं आई हैं, इस पर कैसे परिवर्तन बदला जाए? इसके लिए मेरे जो अपना व्यक्तिगत मानना है, जो मेरी समझ है और जो कामयाब जो मैंने करके देखा है, इसके लिए सबसे बढ़िया फोर्स स्टूडेंट है। वो चाहे प्राइमरी का हो, चाहे मिडिल का हो, चाहे किसी क्लास का हो। क्यों? स्टूडेंट को हम सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? तो एक थियरी सिखाते हैं, एक प्रैक्टिकल सिखाते हैं। अगर हम स्टूडेंट को शुरू से जल, जंगल और जमीन का प्रैक्टिकल कराएं तो क्या होगा? एक तो वो प्रैक्टिकल करेगा तो बचेगा, हमारा ये संरक्षण भी होगा। दूसरे उसकी जहन में आ जाएगा, तो जब वो अपनी जीवन शुरू करेगा तो उसके सोच में है वो करता रहेगा। तो मुझे जो लगता है, वो जो मैं करता हूँ, मैं स्टूडेंट को इस मामले में बहुत यूज करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने मेरे जो 8 शहर थे वहाँ, उनके शहरों में जो स्कूल थे उसकी सूची बनवाई। और सूची बनवाने के लिए हमने स्टूडेंट से कहा स्कूल के माध्यम से कि आप अपने घर में एक गड्ढा खोदो। पहले उनसे हमने गड्ढा 2 महीना खुदवाया, इस पर खूब चर्चा कराया। अब मान लीजिए कोई बच्चा शहर में रह रहा तो गड्ढा कहाँ खोदेगा? प्राइवेट मकान में किराए पर रह रहा, मान लीजिए उसकी फैमिली। तो हमने कहा तुम्हारे पास डालडा या टीना या जो भी हो 5 रुपया के वो खरीद लो कंटेनर, और उसमें मिट्टी और गोबर डाल दो, वही उसमें भी पौधा होता है। तो हमने ऐसे जो है, जहाँ जमीन था वहाँ गड्ढा खोदो, जहाँ जमीन नहीं है तो इस तरह से कंटेनर, कोई भी पुराना बर्तन हो, चाहे वो स्टील का हो चाहे प्लास्टिक का, उसमें मिट्टी डाल के और फिर हमने नगर पालिका के मद से उनको 2 महीना, जब उनके दिमाग में जब पूरी तैयारी हो गई, उसका फोटो मंगवा लिया। हमने ये सब जान के किया, जिससे पौधे का महत्व की गड्ढा कैसे खोदो, उसमें गोबर कितना जाना चाहिए, इस पर लेक्चर करवा दिया भेज के एक्सपर्ट को। जब उनका गड्ढा उड्ढा तैयार हो गया, हमने कहा अपने मोबाइल से फोटो ले आओ। ये सब करता था जिससे कि उनके दिमाग में इसका महत्व हो। ये लर्निंग मोड में था, प्रैक्टिकल करा रहा था। फिर हमने जब मतलब बरसात सीजन शुरू हुआ तो नगर पालिका से बड़े बड़े पेड़, छोटे पेड़ नहीं, बड़े बड़े पेड़ मंगवा के दे दिया। उसका पेमेंट नगर पालिका ने किया और पौधा हमने भिजवा दिया विद्यालय में। विद्यालय से को बच्चे को मिल गया, बच्चा ऑलरेडी तैयारी है ही लगाने की, पौधा लगा दिया। अब ये देखिए हमने 2 काम किए। बच्चे को पेड़ का महत्व कैसे लगता है, गोबर बर्तन क्या होगा, उसका घर में सब चीज़ की जानकारी होगी, और बच्चा। और फिर हमने कहा हर महीने उस वो पौधे का वो लूँगा फिजिकल फिटनेस, कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से मैंने बच्चों को पेड़ लगाने की बात की, एक बात। दूसरी बात, इसी तरह से मैंने स्कूल में जल संचयन का यंत्र की पानी पूरे स्कूल के कैंपस का एक गड्ढा खुदवा के, और उसको पैसा होता ही है हर स्कूल में, खुदवाया। और पानी बरसात का आता था, पहले छोटे गड्ढे में, फिर छोटे गड्ढे में, और बढ़िया पानी। और उस स्कूल के बच्चों को दिखाया। हमने कहा ऐसे आप अपने घर में भी प्रचार करो कि आपके घर में आपके पिताजी और आपके लोग मिलके ऐसा करें। तो अब क्या है, बच्चे को हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया और उसको प्रेरित किया कि तुम भी ऐसे करो। तो जो आपकी ये समस्या, फिर बाद में ये सब उसके जहन में प्रैक्टिकल आ जाएगा, तो वो अन्य बच्चों तक फैलता चला और पूरे परिवार में फैलाएगा। और जब वो आम नागरिक पढ़ने के बाद बनेगा तो उसकी सोच में वो करेगा और हमेशा जिम्मेवार बना रहेगा। और ये सब बातें बेहद ज़रूरी हैं। इस पर ये केवल ये मनोरंजन के लिए नहीं है, केवल आपको सुनाने के लिए नहीं है, इस पर अमल भी करना है। डॉक्टर साहब, आप
रोचक तरीके से बातों को रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और नजर आलम की नज़र से भी कुछ आप सुनाना चाहते हैं। जी जी, देखिए हमने जब ये डायनेमिक डीएम की किताब लिखी तो इसमें जो सब चैप्टर डाले हैं, तो नजर आलम साहब वहाँ के एक उर्दू के बहुत बड़े शायर और बड़े शानदार आदमी हैं और अच्छे इंसान हैं। तो जब हमने इस किताब को लिखना शुरू किया तो ये हुआ कि इसको रोचक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ उसी विषय से 4 लाइन लिखाया जाए। तो हमने नजर आलम साहब से कहा कि हर चैप्टर में, क्योंकि वो हमारे हर अभियान में जुड़े थे, तो पानी में उन्होंने जो 4 लाइन दिया है, जिसको कि मैंने पानी के चैप्टर में ये देखिए ये हमने लिखा है, वो 4 लाइन है। इससे वो पूरा समअप करते हैं, पूरे अभियान को समअप करते हैं। पानी बड़ा सवाल था बांदा की जमी पे, पानी बड़ा सवाल था बांदा की जमी पे, जीना बड़ा मुहाल था बांदा की जमी पे, मैंने फिर इस सवाल को शर्मिंदा कर दिया, सूखे कुएं तालाब को फिर जिंदा कर दिया। नजर आलम, क्या बात है। तो मतलब इन्होंने उस पूरे अभियान को इस 4 लाइन में अभिव्यक्त कर दिया, हाँ, बांध दिया, और ये सभी ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। और पूरे अभियान का एक ये तरह से कहिए संक्षिप्त में जिस्ट है। साथियों, आपने आज के वसुंधरा कार्यक्रम में जो चर्चा सुनी है, ये विषय था पानी का, और पानी का विषय हम सबके लिए ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण। जो आपने सुझाव दिए हैं, जो प्रयोग किए हैं, जो परिणाम मिले हैं, वो बहुत उत्साहजनक हैं और बुनियादी तौर पर ऐसे परिणामों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए आप सब अपने घर में, अपने दफ्तरों में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने जनपद के अधिकारियों के साथ इस पर मुहिम चलाएं, प्रयास करें, काम करें, और जिस विद्यालय में आपने पढ़ा है वहाँ पर भी एक बार जाएं और लोगों को जोड़ करके ऐसी टीम बनाएं जो जल संरक्षण के लिए समर्पित हो, क्योंकि जल है तो कल है, और अगर कल नहीं बचेगा तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए जीवन को संरक्षित करने के लिए पानी का संरक्षण बेहद जरूरी है। वसुंधरा में एक जिम्मेदार नागरिकों की ये भागीदारी हमारी अपील के साथ जुड़ी हुई है, तो आप सब भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। सुनते रहें वसुंधरा और रेडियो जय घोष। अगले अंक में बात करेंगे किसी और विषय पर, अन्य विशेषज्ञों के साथ। डॉक्टर हीरालाल भी हमारे साथ होंगे और आपकी फीडबैक भी हमें चाहिए होंगे। दीजिए अनुमति आज डॉक्टर हीरालाल को और मुझे, अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।